हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है मेरी एकेडमी में। मेरा नाम है सृष्टि यादव। मैं 2 टाइम यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ और अभी खुद भी कंपटीशन की तैयारी कर रही हूँ। और हम लोग साथ में ये सारे वेस्टर्न थिंकर्स पढ़ेंगे। यह सभी एग्ज़ाम्स के लिए रेलिवेंट रहेगा। यूजीसी नेट है, पीजीटी है, टीजीटी है, कोई भी एग्ज़ाम हो। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लेटो से। प्लेटो का जन्म हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं। हम राजेश मिश्रा सर की बुक से पढ़ रहे हैं अभी। जैसे कि आप देख रहे हैं, प्लेटो का जन्म हुआ है 428 ईसा पूर्व से लेकर 347 ईसा पूर्व तक। तो प्लेटो यूनानी विचारक हैं, यूनानी राजनीतिक दार्शनिक हैं। प्राचीन राजनीतिक दर्शन का पिता माना जाता है इन्हें। इनका जन्म हुआ था 428 ईसा पूर्व एथेंस यूनान में हुआ था। और इनका वास्तविक नाम जो था एरिस्टोक्लीस था, है ना। और इनको जो उपाधि दी है वो सुकरात ने दी है। इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है द रिपब्लिक। इसके अतिरिक्त इन्होंने द स्टेट्समैन लिखी है और द लॉज भी लिखी है, जो आदर्श राज्य की बजाय व्यवहारिक राज्य की बात करते हैं। प्लेटो ने अपनी किताब क्रीटो में सुकरात को दिए गए विश्व के दौरान वार्तालाप का उल्लेख किया। किसमें किया? क्रीटो में। प्लेटो के आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 है, ये हमें याद रखना है, ठीक है, 5040। प्लेटो की अध्ययन पद्धति दार्शनिक निगमनात्मक है। प्लेटो ने राजनीति शास्त्र की नैतिकता का एक भाग माना है। निगमनात्मक पद्धति सामान्य से विशिष्ट की ओर या समष्टि से व्यष्टि की ओर निष्कर्ष निकालना है। आगमनात्मक पद्धति विशिष्ट से समष्टि की ओर निष्कर्ष निकालना है। स्टेट्समैन में सर्वोत्तम संभावित राज्य का उल्लेख है। लॉज में अपूर्ण मनुष्यों के बीच आदर्श शासन प्रणाली स्थापित करना संभव नहीं है। प्लेटो स्टेट्समैन में विधि के शासन की बात करता है। प्लेटो के अनुसार यूनानी नगर राज्य में 2 प्रकार के नगर राज्य पाए जाते हैं, ठीक है। इसको हम बाद में नोट्स से और अच्छे से भी समझ लेंगे। अभी एक बार रीडिंग कर लेते हैं इस पहले। और रचनाएं हैं प्लेटो की रचनाएं। प्लेटो के सभी ग्रंथ संवाद शैली में लिखे गए हैं। द रिपब्लिक, द लॉज, द सिम्पोजियम, सोक्रेटिक डायलॉग, टाइमस, द स्टेट्समैन, मीनो, फ्रेडो, एपोलॉजी, जॉर्जिया। और अब नेक्स्ट हम आ रहे हैं प्लेटो की चिंतन पद्धति पर। प्लेटो की जो चिंतन पद्धति है ये बहुत समझना ज़रूरी है। प्लेटो ने अपनी अध्ययन पद्धति में द्वंद्वात्मक पद्धति का और विश्लेषणात्मक पद्धति और निगमनात्मक पद्धति के साथ कुछ अंशों में ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया है। देखो 3 है द्वंद्वात्मक, ये जो डिबेट होता है इसमें 2 लोग बातचीत करते हैं, द्वंद्व और से एक विचार निकलता है। विश्लेषणात्मक पद्धति और निगमनात्मक पद्धति के साथ ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया है। प्लेटो ने एकेडमी नामक शैक्षणिक संस्था की स्थापना की थी 386 ईसा पूर्व में, जिसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है। एकेडमी में प्रवेश के लिए गणित का ज्ञान होना आवश्यक था। प्लेटो सुकरात का शिष्य था। वह सुकरात के इस विचार से अत्यधिक प्रभावित था कि सद्गुण ही ज्ञान है। प्लेटो के अनुसार विचार ही समूचे संसार का मूल तत्व है एवं भौतिक दुनिया विचारों की छाया मात्र है। इसलिए ये यथार्थ विश्व विचारों की परछाई है। उनके अनुसार विश्व के 2 प्रकार हैं, विचारों की दुनिया, भौतिक व वास्तविक दुनिया। तत्कालीन यूनानी युग में सत्य के संबंध में 2 प्रकार के विचार प्रचलित थे। हेराक्लिटस के अनुसार यह विश्व निरंतर परिवर्तनशील है। पैरामिडिस के अनुसार सत्य सदैव स्थायी और अपरिवर्तनशील होता है। प्लेटो ने उपरोक्त दोनों विचारों के बीच सामंजस्य कर दिया। उसके अनुसार सत्य स्थायी होता है, परंतु उसकी परछाई सदैव परिवर्तित होती रहती है। प्लेटो के चिंतन का मूल उद्देश्य एक आदर्श राज्य का निर्माण था, न कि तत्कालीन एथेंस और स्पार्टा जैसे राज्यों का अध्ययन करना। प्लेटो के अनुसार विचार तत्व होते हैं और विचार सभी चीज़ों के सार होते हैं तथा वस्तुएं विचारों का प्रतिबिंब होती हैं। प्लेटो का व्यक्ति के संबंध में विचार। प्लेटो ग्रीक युगीन विचारक था। ग्रीक विचारक थे प्लेटो हैं, एरिस्टोटल हैं। तो ग्रीक की सभ्यता बहुत पुरानी सभ्यता भी है और बहुत ज़्यादा मतलब पूरे संसार में जो बाकी सब दर्शन का जो एक उद्भव हुआ है, दर्शन जो आगे बढ़ा है, वो प्लेटो और अरिस्टो उसका आधार कहे जाते हैं। प्लेटो के अनुसार आत्मा ही व्यक्ति की पहचान है। एक तरह से काफ़ी दार्शनिक विचार हैं। प्लेटो के दार्शनिक और आदर्शवादी विचार हैं तथा हर आत्मा में 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं, विवेक, साहस, तृष्णा। आत्मा के इन तीनों गुणों से समाज में 3 वर्गों का निर्माण हुआ है। 3 वर्ग कौन कौन से? विवेक की प्रधानता, जिसमें विवेक ज़्यादा होगा वो शासक बनेगा, दार्शनिक राजा बनेगा। और जिसमें साहस सबसे ज़्यादा होगा वो सैनिक बनेगा। और जिसमें तृष्णा सबसे ज़्यादा होगी वो कौन बनेगा? उत्पादक, ठीक है। तो ये 3 हमें याद रखने हैं, विवेक, साहस, तृष्णा, शासक, सैनिक, उत्पादक। प्लेटो का प्रसिद्ध कथन है कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। ये हमें कोटेशन याद रखनी है, बार बार पूछी जाती है एग्जाम में।
प्लेटो राज्य या समाज में अंतर नहीं करता, वह इसे तीनों वर्गों का समूह मानता है। प्लेटो के अनुसार प्रत्येक वर्ग को अपनी आत्मा के गुणों के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। यही प्लेटो का न्याय सिद्धांत है। इन वर्गों के निर्धारण के लिए प्लेटो शिक्षा व्यवस्था की बात करता है। प्लेटो के पूरे दर्शन में शासन व्यवस्था को एक कला माना गया है। राजा को सामाजिकता से दूर कर तथा उसे सांसारिक जगत से दूर कर साम्यवाद की स्थापना का प्रयास किया है। शिक्षा व साम्यवाद द्वारा स्थापित राज्य न्यायपूर्ण राज्य होगा। प्लेटो के अनुसार कोई धोबी, मोची या नाई राजा नहीं बन सकता। प्लेटो के राज्य का विचार, राज्य की प्रकृति। प्लेटो द रिपब्लिक में आदर्श राज्य की व्याख्या करता है, किसी वास्तविक राज्य की नहीं। ये हमेशा याद रखना है कि प्लेटो का जो राज्य है वो आदर्श राज्य है, मतलब एक तरह से काल्पनिक राज्य भी है वो। मतलब बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है प्लेटो कि मतलब राज्य में सही व्यक्ति बहुत अच्छे से रहेंगे, प्रेम से रहेंगे। और आदर्श राज्य मतलब आइडियल स्टेट, उसके जैसा कोई दूसरा स्टेट नहीं होगा। और आइडियल स्टेट मतलब एकदम वो आदर्श है, उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। जैसे उसने पत्नियों का साम्यवाद दिया है, जो कि किसी की कोई पत्नी नहीं होगी। राजा केवल राज्य संभालेगा, वो परिवार नहीं बनाएगा अपना जिससे वो अच्छे से राज्य संभाल सके। तो मतलब राज्य में समर्पित कर दिया उसने व्यक्ति को। उसके अनुसार राज्य का निर्माण ओक के वृक्ष से नहीं बल्कि व्यक्तियों के चरित्र से होता है। राज्य की प्रकृति आंगिक, जैविक या सावयवी है। प्लेटो ने व्यक्ति की अपेक्षा राज्य को प्राथमिकता दी है। देखो ये वाली लाइन कह रहे थे हम, प्लेटो ने व्यक्ति की अपेक्षा राज्य को प्राथमिकता दी है। रिपब्लिक के प्रथम प्रधान पात्र हैं पोलीमार्कस, एडिवेंटस और ग्लूकॉन। ये 3 लोग हमें याद रखने हैं, इनके स्टेटमेंट भी आते रहते हैं एग्जाम में। राज्य की उत्पत्ति, राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, यह विकास का परिणाम है, यह स्वाभाविक संस्था है। प्लेटो के अनुसार राज्य नैतिक है। प्लेटो के राज्य में विधि और दंड को भी स्थान प्राप्त नहीं है। प्लेटो का राज्य नैतिक इसलिए है क्योंकि वह एक दार्शनिक राजा द्वारा शासित होता है जो वास्तविकता को देखता है। प्लेटो की शासन प्रणाली विवेकशील अधिनायकवाद कहलाती है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत, प्लेटो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपना अपना हक दिलाना ही न्याय है। प्लेटो के अनुसार न्याय सिद्धांत व्यक्ति की आत्मा का गुण है। न्याय सिद्धांत पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है प्लेटो ने। जो प्लेटो का हम चैप्टर समझेंगे और पढ़ेंगे, इसमें सबसे ज़्यादा न्याय सिद्धांत पर जोर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसे हमें ध्यान रखना है। न्याय सिद्धांत व्यक्ति की आत्मा का गुण है। प्लेटो प्रथमतः तत्कालिक यूनानी समाज में प्रचलित न्याय सिद्धांत का खंडन करता है, जिसका प्रतिपादन सोफिस्ट, पोलीमार्कस, थेसिमेकस, ग्लूकॉन ने किया था। प्लेटो ने संवाद शैली में रिपब्लिक लिखते हुए न्याय की सोफिस्ट धारणा का पूर्णतः खंडन किया। बार्कर के अनुसार प्लेटो ने व्यक्तिवादी, अणुवादी एवं भौतिकवादी न्याय की मान्यता का पूर्णतः खंडन किया। सोफिस्ट विचारक मूलतः भौतिकवादी एवं उपयुक्तवादी थे। ठीक है, सोफिस्ट, अभी हम इसको बाद में ना नोट्स से समझेंगे, केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाएंगे। अभी एक बार हम पूरा देख लेते हैं पहले। सोफिस्ट विचारकों में कैफिलास के अनुसार सत्य बोलना व ऋण चुकाना ही न्याय है। प्लेटो ने इस मान्यता का खंडन किया तथा प्लेटो के अनुसार सत्य का पूर्ण ज्ञान परंपराओं व प्रथाओं से होता है, से प्राप्त नहीं होता है। लेकिन प्रत्येक परिस्थिति में सत्य बोलना न्यायपूर्ण नहीं होता है। पॉलीमार्कस के अनुसार शत्रु के साथ शत्रुता व मित्र के साथ मित्रता ही न्याय है। ये हमें स्टेटमेंट थोड़ा सा हम याद रख सकते हैं। प्लेटो के अनुसार न्याय की संकल्पना व्यक्तिवादी चिंतन पर आधारित है, जिसमें व्यक्ति अपने स्वार्थ के आधार पर कार्य करते हैं। प्लेटो के अनुसार स्वार्थ के आधार पर कार्य करना न्याय नहीं है, जबकि अपने नैतिक दायित्वों का पालन करना ही न्याय है। थ्रेसिमेकिस ने न्याय की अमूलवादी धारणा प्रस्तुत करते हुए कहा कि शक्तिशाली व्यक्ति का हित ही न्याय है, अतः शासकों का स्वार्थ एवं भलाई ही न्याय है। जबकि प्लेटो के अनुसार समूचे समाज की भलाई ही न्याय है, किसी व्यक्ति विशेष व वर्ग मात्र की नहीं। प्लेटो के अनुसार शक्तिशाली व्यक्ति की बजाय न्यायपूर्ण व्यक्ति का महत्व ज़्यादा है तथा एक अन्यायी व्यक्ति की बजाय एक प्रसन्न व्यक्ति का महत्व ज़्यादा है। ग्लूकॉन के अनुसार न्याय मनुष्य के परस्पर समझौते का परिणाम है। उसके अनुसार न्याय अशक्त व्यक्तियों की आवश्यकता है। ग्लूकॉन की मान्यता हॉब्स के समान प्रतीत होती है। प्लेटो ने इस मान्यता का भी खंडन करते हुए कहा कि न्याय बाह्य नहीं बल्कि आंतरिक होता है, यह कृत्रिम रूप में निर्मित नहीं हो सकता, जबकि यह मानव आत्मा की शर्त है जिसका निर्माण शिक्षा के द्वारा ही संभव है। न्याय के 2 पहलू हैं, वैयक्तिक स्तर पर और सामाजिक स्तर पर। ठीक है, न्याय के 2 पहलू बताए गए हैं। वैयक्तिक स्तर पर न्याय क्या होता है?
आत्मा के 3 गुणों में सामंजस्य ही न्याय है। साहस, वासना, विवेक द्वारा निर्देशित होते हैं। सामाजिक स्तर पर न्याय क्या है? समाज के तीनों वर्गों द्वारा, आगे समझते हैं, समाज के तीनों वर्गों द्वारा, समाज के तीनों वर्गों द्वारा अपने ही कर्तव्यों का निष्पादन करना तथा दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप ना करना न्याय है। प्लेटो के विचारकों की अंतिम रचना द रिपब्लिक है, जिसका उपशीर्षक न्याय से संबंधित है। प्लेटो का न्याय कर्तव्य पर आधारित है, जबकि आधुनिक न्याय की संकल्पना अधिकारों पर आधारित है। इस चीज़ को थोड़ा सा हमें याद रखना चाहिए। प्लेटो का न्याय कर्तव्य पर आधारित है कि अगर हम कर्तव्य करेंगे तो हमें अधिकार स्वयं मिल जाएंगे, जबकि आधुनिक न्याय की संकल्पना मतलब जो व्यक्ति जो कार्य उचित कर सकता है वो कार्य करे अधिकार, जबकि आधुनिक न्याय की संकल्पना अधिकारों पर आधारित है। प्लेटो के न्याय का उद्देश्य समाज के 3 वर्गों में सामंजस्य स्थापित करना है, जबकि आधुनिक न्याय व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा पर आधारित है। प्लेटो का न्याय नैतिकता से परिचालित है, जबकि आधुनिक न्याय विधि द्वारा परिचालित है। ये इम्पोर्टेंट है, नैतिकता से, और आधुनिक न्याय किससे? विधि द्वारा परिचालित। प्लेटो के विचार में स्वतंत्रता, समानता या अधिकार की कोई संकल्पना नहीं है। प्लेटो द्वारा रिपब्लिक में बताए गए सरकार के विभिन्न रूप, अभिजात तंत्र, सैनिक तंत्र, धनिक तंत्र, प्रजातंत्र, निरंकुश तंत्र, इसे हम याद रखेंगे। शासन प्रणाली, प्लेटो ने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को शासन का भ्रष्ट रूप माना। उसके अनुसार राजतंत्रीय शासन प्रणाली सर्वश्रेष्ठ है। प्लेटो के अनुसार शासन एक कला है। उसने दार्शनिक राजा का समर्थन किया। सेबाई ने प्लेटो के दार्शनिक राजा को प्रबुद्ध अधिनायकवाद कहा। सेबाई ने प्लेटो के दार्शनिक राजा को प्रबुद्ध अधिनायकवाद कहा, ये हम याद रखेंगे। प्रबुद्ध अधिनायकवाद किसने कहा है? सेबाई ने। विधि, प्लेटो के अनुसार दार्शनिक राजा का विवेक किसी भी विधि या अध्यादेश से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्लेटो ने विधि को अज्ञान माना। उसने गुफा की उपमा का प्रयोग करते हुए कहा कि जो व्यक्ति गुफा में रहता है वह आग के प्रकाश को ही वास्तविक प्रकाश मानने लगता है, जबकि वास्तविक प्रकाश सूर्य का प्रकाश है। इसलिए प्लेटो ने परंपरा, प्रथा एवं विधि सभी को अज्ञान माना। प्लेटो ने अपनी बात की रचना द स्टेट्समैन और द लॉज में विधि के महत्व को स्वीकार कर लिया, लेकिन प्लेटो ने अपनी सबसे महत्वपूर्ण रचना द रिपब्लिक में विधि और दंड का उल्लेख नहीं किया। प्लेटो ने द रिपब्लिक में विधि की बजाय शिक्षा पर बल दिया तथा दंड की बजाय साम्यवाद पर महत्वपूर्ण बल दिया। प्लेटो के विचार में राज्य एवं समाज में कोई अंतर नहीं किया गया है। इसलिए प्लेटो के विचार में संप्रभुता का विचार नहीं है। शिक्षा का सिद्धांत, पार्कर के अनुसार प्लेटो की शिक्षा प्रणाली उसके न्याय सिद्धांत का तार्किक परिणाम है। रूसो ने द रिपब्लिक की शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना, इसे हम याद रखेंगे, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। बार्कर के अनुसार द रिपब्लिक मानव जीवन के संपूर्ण दर्शन के विवेचन का प्रयास है। यह केवल शिक्षा, मनोविज्ञान या दर्शन पर रचना नहीं है। प्लेटो ने शिक्षा का उद्देश्य बताते हुए कहा कि अज्ञान से ज्ञान तथा अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा ही शिक्षा का उद्देश्य, विचार एवं आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है। शिक्षा के चरण, प्राथमिक शिक्षा, इसे हम थोड़ा सा याद रखेंगे। प्राथमिक शिक्षा 10 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक होगी तथा इसमें संगीत एवं व्यायाम शिक्षा की विषय वस्तु होंगे। द्वितीय चरण की शिक्षा 20 से 30 वर्ष की आयु के बीच होगी, 20 से 30 वर्ष की आयु के बीच होगी, जिसमें गणित, ज्योतिष तथा ज्योमेट्री की शिक्षा दी जाएगी। शिक्षा का तृतीय चरण 30 से 35 वर्ष का होगा, जिसमें दर्शन शास्त्र की शिक्षा दी जाएगी। कार्य का विभाजन और विशेषीकरण, ये महत्वपूर्ण सिद्धांत है प्लेटो का। जो शिक्षा के प्रथम चरण में असफल होगा उसे उत्पादन का कार्य सौंपा जाएगा। जो शिक्षा के द्वितीय चरण में असफल होगा उसे सैनिकों का कार्य सौंपा जाएगा। जो शिक्षा के सभी चरणों में सफल होगा वह दार्शनिक राजा होगा। 35 वर्षों की शिक्षा के बाद 15 वर्ष का प्रशिक्षण दार्शनिक राजा को दिया जाएगा। शिक्षा के द्वारा सभी के कार्यों का विभाजन होगा, जिसमें सभी अपने कार्यों में विशेषज्ञ होंगे, जिससे समूचे समाज का भला होगा। प्लेटो के राज्य को मूलतः एक विश्वविद्यालय कहा गया, जो शिक्षा प्रदान करने की संस्था है। साम्यवाद, प्लेटो का प्रसिद्ध कथन है कि यूनानी नगर राज्य छोटे छोटे नगर राज्य थे, लेकिन इनका भी विभाजन 2 प्रकार के नगर राज्यों में था। पहला कौन सा है? अमीरों का राज्य, दूसरा गरीबों का राज्य। प्लेटो के साम्यवाद का उद्देश्य शासक वर्ग को संपत्ति और परिवार से मुक्त रखना था, ये जो हम बता रहे थे साम्यवाद, जिससे वे अपने उद्देश्यों को बिना किसी बाधा के पूरा कर सकें।
प्लेटो ने स्पार्टा के अनुभवों से परिवार तथा संपत्ति के साम्यवाद का सिद्धांत दिया। प्लेटो के अनुसार दार्शनिक राजा तथा सैनिकों को अपनी निजी संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होगा। दार्शनिक राजा तथा सैनिकों को जो नियम था ना साम्यवाद वाला, ये दार्शनिक राजा और सैनिकों के लिए था। जो उत्पादक वर्ग थे उनके लिए ये नियम नहीं था, मतलब वो लोग रख सकते थे अपना परिवार और निजी संपत्ति। निजी संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होगा। इन दोनों वर्गों को अपनी पत्नियों को भी रखने का अधिकार नहीं होगा, अतः इनका अपना परिवार नहीं होगा। इम्पोर्टेंट है। आधुनिक साम्यवाद और प्लेटो के साम्यवाद में निम्नलिखित अंतर है। प्लेटो का साम्यवाद यह पूरे समाज पर लागू नहीं होता, यह पूरे राज्य को सशक्त बनाना चाहता है। आधुनिक साम्यवाद यह पूरे समाज पर एक साथ लागू होता है। यह वर्ग विहीन राज्य विहीन समाज की कल्पना करता है। यह आर्थिक साम्यवाद का समर्थन करता है। मैक्सी ने प्लेटो को पहला कल्पनालोकी विचारक कहा है, ये हमें याद रखना है, मैक्सी ने कहा है, ठीक है। प्लेटो सबसे पहला व्यवस्थित राजनीतिक सिद्धांतकार है। प्लेटो की आलोचना कार्ल पॉपर ने अपनी रचना दी ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज 1945 में प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु कहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अक्सर पूछा जाता है। प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु कहा है। कार्ल पॉपर के अनुसार प्लेटो, हीगल और मार्क्स मुक्त समाज के शत्रु हैं। कौन है? प्लेटो, हीगल और मार्क्स। इसलिए प्लेटो के सर्वाधिकारवाद का दार्शनिक प्रणेता कहा जाता है। क्यों कहा इन्होंने ऐसा हीगल और मार्क्स को? क्योंकि ये लोग राज्य को ज़्यादा महत्व देते हैं, व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात नहीं करते हैं। व्यक्ति की स्वतंत्रता को राज्य के साथ विलीन कर देते हैं, मतलब उसमें लोप कर देते हैं उसका कि राज्य महत्वपूर्ण है। आदर्श राज्य की बात करते हैं तीनों। मार्क्स का दूसरी तरह से है, मार्क्स और तरह से। प्लेटो और हीगल का है। मार्क्स का वो है, मार्क्स तो वो करते हैं ना, वर्ग संघर्ष की बात करते हैं, तो हम समझेंगे बाद में। इसलिए प्लेटो को सर्वाधिकार का दार्शनिक प्रणेता कहा जाता है। मैक्सी ने प्लेटो को पहला कल्पनालोकी विचारक कहा। हन्ना अरेंट ने भी प्लेटो को फांसीवाद का दार्शनिक प्रेरक कहा। प्लेटो और फांसीवाद। कार्ल पॉपर ने प्लेटो को पहला फांसीवादी कहा। प्लेटो और फांसीवाद में कई समानताएं व कई असमानताएं हैं। समानताएं प्लेटो और फांसीवादी दोनों राज्यों को नैतिक व सर्वशक्तिमान संस्था मानते हैं। दोनों का यह मानना है कि राज्य ही व्यक्ति की सबसे बेहतर भलाई कर सकता है। फांसीवादी राज्य में विधि और संविधान पर कोई प्रतिबंध नहीं है। प्लेटो ने भी स्पष्ट रूप में कहा है कि दार्शनिक राजा का विवेक किसी भी विवेक के अध्यादेश से महत्वपूर्ण होता है। प्लेटो व फांसीवादी विचारधारा लोकतंत्र का घोर विरोध करते हैं। प्लेटो के विचार में स्वतंत्रता, अधिकार व समानता की संकल्पना विद्यमान नहीं है। फांसीवादी भी यही मानते हैं। प्लेटो के आदर्श राज्य में शिक्षा व साहित्य पर नियंत्रण किया जाएगा। फांसीवादी राज्य भी नियंत्रण करते हैं। असमानताएं प्लेटो के अनुसार विवेक व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। विवेकशील व्यक्ति ही राजा हो सकता है, जबकि फांसीवादी व्यक्ति को भावुक प्राणी मानते हैं। दार्शनिक राजा का शासन विवेक, सत्य और न्याय पर आधारित है, जबकि फांसीवाद में शासन धूर्तता, फरेब और चालाकी के द्वारा किया जाता है। प्लेटो के विचारों में स्वतंत्रता व समानता अंतर्निहित है, जबकि फांसीवादी विचारक स्वतंत्रता व समानता को बिल्कुल नहीं मानते। प्लेटो ने महिलाओं को भी सरकार वर्ग में शामिल किया, जबकि फांसीवादी महिलाओं को बच्चा पैदा करने की मशीन मानते हैं। मतलब बहुत डिफरेंस है दोनों के विचारों में। कहा जरूर जाता है समान, बहुत डिफरेंस है। प्लेटो आदर्शवादी विचारक है। प्लेटो महिलाओं की बड़ी स्वतंत्रता की बात करता है, उनको पढ़ाने की बात करता है, और फांसीवादी तो बिल्कुल इजाज़त नहीं देते उन्हें। प्लेटो ने महिलाओं को भी सरकार वर्ग में शामिल किया, जबकि फांसीवादी महिलाओं को बच्चा पैदा करने की मशीन मानते हैं। प्लेटो के विचारों में उग्र राष्ट्रीयता बिल्कुल नहीं है, जबकि फांसीवादी उग्र राष्ट्रीयता के धुर समर्थक हैं। प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की कल्पना की तथा उसका सैद्धांतिक विश्लेषण किया, जबकि फांसीवादी मूलतः एक अवसरवादी विचारधारा है। निष्कर्ष, प्लेटो की फांसीवाद से समानताएं अपवादिक हैं। प्लेटो का दर्शन अपवादिक है, मतलब कोइंसिडेंस है, केवल की कुछ समानताएं हो जाती हैं, लेकिन वैसे पूरा डिफरेंस दोनों में कंप्लीट डिफरेंस है। प्लेटो का दर्शन सत्य, विवेक, न्याय एवं सौंदर्य का पर्याय है, जबकि फांसीवादी विचारधारा हिंसा, असत्य, चालाकी व धूर्तता का दूसरा नाम है। अतः प्लेटो और फांसीवाद दोनों विपरीत हैं, दोनों में कोई समानता नहीं है। प्लेटो के संबंध में लिखी गई श्रेष्ठ रचनाएं अर्नेस्ट बार्कर, गृह राजनीतिक सिद्धांत, प्लेटो एवं उसके पूर्ववर्ती, ये इनका लिखा हुआ है। ये बहुत ज़रूरी नहीं है, हम याद रखें। कोई एक आध बुक इम्पोर्टेंट हो सकती है, तो नहीं है। अर्नेस्ट बार्कर, प्लेटो व अरस्तू के राजनीतिक विचार, बर्नार्ड बोसांक्य, ए कंपेनियन टू प्लेटोज रिपब्लिक, ये नटलशिप की है, नटलशिप, लेक्चर्स ऑन द रिपब्लिक 1922।
हरे कृष्णा, थैंक यू। हमने अपना एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है प्लेटो। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे एरिस्टोटल। और अभी हम एक एक चैप्टर 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं, साथ में फिर देखते हैं कि आगे कैसे इसे कंटिन्यू करेंगे। है तो 2-2 चैप्टर करके कर लेंगे। अभी देखते हैं। हरे कृष्णा। आप सभी को अगर थोड़ा भी मेरा कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आगे मैं इसकी क्वालिटी और बेटर करूँगी। इसमें और कुछ नई चीज़ें ऐड करूँगी या फिर अपने नोट्स के थ्रू भी पढ़ाऊँगी मैं इसके बाद। तो प्लीज़ थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए होगा। और आप कुछ और बेटर करवाना चाहें या फिर पर्सनली पढ़ना चाहें गूगल मीट या जूम के थ्रू, तो अभी हम साथ में पढ़ सकते हैं, इस बुक से भी, नोट्स के थ्रू भी। और अभी मैं धीरे धीरे चीज़ें अरेंज कर रही हूँ। उसके बाद अभी बस स्टार्टिंग है, तो बस आपका सपोर्ट चाहिए होगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।